हेलो नमस्कार। मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ का प्रैक्टिस नंबर 5। और इसमें आपके हैं 20 सवाल और सारे सवाल आपके पास A1 मिलेंगे आपको। कोई भी सवाल आपका बाहर का नहीं होगा। जो आपके हाल फिलहाल के TCS ने कराए हैं एग्जाम और जो आपके दिल्ली पुलिस के पेपर्स हैं जो पिछले सालों के हैं, वहीं से आपके सवाल उठाए हुए हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इसको। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 3 गुना है। धारा की चाल बताइए। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है विपरीत दिशा में। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा में। और इसका मतलब आपका अनुप्रवाह का मतलब क्या है? धारा की दिशा में। तो यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट आपका, जितना डिस्टेंस आप गए हैं उतना डिस्टेंस आप आए हैं। जितना डिस्टेंस आप गए हैं धारा की दिशा में उतना डिस्टेंस आप आए हैं धारा के विपरीत दिशा में। और आपको एक बात का और पता होगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? बोट प्लस वाटर। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है? बोट माइनस वाटर। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस है। और आपको एक बात का और पता है, अगर आप धारा की दिशा में जाओगे उतना ही दूरी अगर आप आओगे धारा के विपरीत दिशा में तो टाइम आपको ज़्यादा लगने वाला है विपरीत दिशा में। तो आप ये बताओ डी इक्वल टू होता क्या आपका? डी इक्वल टू होता आपका स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार धारा की दिशा में निकालेंगे दूरी को, एक बार निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, ये 15 क्या गिवन आपके सामने, ये है नाव। तो बोट की वैल्यू आपके पास में गिवन है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल होती है बोट प्लस वाटर, और बोट का मान कितना है? 15। वाटर कितना नहीं मालूम। और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है? बोट माइनस वाटर। तो बोट की चाल कितनी? 15 और माइनस वाटर। ये चाल धारा की दिशा में है, ये चाल धारा के विपरीत दिशा में है। और अब आपको मालूम है डिस्टेंस निकाल ले आप, तो डी इक्वल टू होता आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास मिलेगी, टाइम और निकाल लो आप। ये कह रहा धारा की दिशा में, अगर धारा के आप जाते हैं विपरीत दिशा में, ये कह रहा आपसे धारा की दिशा में जो समय लिया उसका 3 गुना समय लगता है धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में सपोज दैट आपने लिया है 1 घंटा, तो धारा के विपरीत दिशा में आपने लिया है 3 घंटे। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस आपका, ये भी डिस्टेंस आपका, इन आप कर दो इक्वल। तो ये आ गया आपका 15 प्लस W इजकल टू कितना आ गया आपका? 15 × 45 माइनस 3W। अब 3W आप इस साइड ले जाओ तो कितना आ गया? 4W। इस 15 को आप यहाँ लेकर जाओ तो आपके सामने कितना आ गया? 30। तो W का मान कितना आ गया? 4 से भाग करेंगे आप 7.5। तो वाटर की चाल कितनी आ गई? 7.5 किलोमीटर पर घंटा। सपोज दैट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और इसको आप ट्राई करना खुद से करने की पहले, उसके बाद आप वीडियो देखना। ये कह रहा आपसे 2 में ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं। ए ने 5 दिन तक कार्य किया और बी ने 7 दिन तक कार्य किया, और सी ने बचा हुआ कार्य 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? तो यहाँ पे क्या कहानी है पहले ही बताओ। यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करते हैं? 12 डेज में। और वही काम बी सी मिलकर करते हैं, बी प्लस सी मिलकर करते हैं 16 डेज में, 16 दिनों में। भाई कोई तो काम होगा ना आपका, तो कोई काम ऐसा मानो जो 16 और 12 से कट जा, तो होता इसका एलसीएम कितना हो गया? 48। मान लो काम कितना है? 48 है। 48 काम ए प्लस बी करते हैं 12 डेज में, तो एक दिन में काम कितना हो गया? 4। बी प्लस सी 48 काम करते हैं 16 दिन में, तो एक दिन में 3 काम हो गया। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 वर्क पर डे। और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 वर्क पर डे। अब यहाँ पे ये बताओ, ये कह रहा सी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आपको ये काम करवाना है सी से, तो ये बताओ, हमेशा आपके टाइम एंड वर्क में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती। भाई कुल काम कितना और व्यक्ति की क्षमता क्या है। आपके पास कुल काम तो मिल गया 48। अब सी की आप इफिशियंसी निकाल लो। जब तक आपके पास सी की क्षमता नहीं होगी तो तब तक इसका आप आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें आप क्या करेंगे? सी की क्षमता निकालेंगे। अब यहाँ पर कहानी क्या है? ए ने इस कंपनी के अंदर काम किया है सिर्फ 5 दिन तक।
इसके अलावा इसका बी ने काम किया इस कंपनी के अंदर 7 डेज तक, और सी ने काम किया इस कंपनी के अंदर, सी ने काम किया है 13 डेज तक। अब देखो आपके पास जो पेयर है, पेयरिंग है, जो जोड़े हैं, जोड़े में काम किया है ए और बी ने एक साथ मिल गए, फिर काम किया है बी और सी ने मिल गए। तो ये बताओ अगर किसी कंपनी में ए काम करता है 5 दिन तक और बी को मौका मिला 7 दिन तक काम करने का, तो ये अधिकतम दोनों मिलके कितना दिन साथ काम कर सकते हैं? तो अधिकतम दोनों बंदे मिलके ए और बी मतलब कि अधिकतम मिलके बस 5 दिन काम कर सकते हैं। तो इस 7 को आप छापेंगे 5 + 2 में। अब बी 5 दिन काम कर लेगा ए के साथ में, अब बी के पास बचे 2 दिन, लेकिन इसी कंपनी के अंदर एक सी नाम का व्यक्ति भी है और सी इस कंपनी में काम करता है 13 डेज तक। तो सी अधिकतम बी के साथ कितना दिन काम करेगा? 2 दिन तक। तो 13 को आप छाप लेंगे, थर्टीन को आप छाप लेंगे 2 + 11 में। थर्टीन को आप छाप लेंगे 2 + 11 में। अब यहाँ पे क्या है, ए और बी 5 दिन तक साथ काम करेंगे और बी और सी 2 दिन तक साथ काम करेंगे, बी और सी करेंगे 2 दिन तक साथ काम। अब यहाँ से ये बताओ ए + बी की क्षमता कितनी? 4, और ए + बी काम करते हैं मात्र 5 दिन तक, तो 4 × 5 = 20, 20 काम कर दिया उन्होंने कै दिन में? 5 दिन में। अब बी और सी एक साथ काम करेंगे मात्र 2 दिन तक, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? बी सी की क्षमता है 3, तो बी और सी काम करेंगे 2 डेज तक, तो 3 दूनी 6 काम, 6 काम यहाँ खत्म हो गया आपका। तो आपके पास शेष काम कितना बचा? 20 × 6 = 26, 48 से 26 घटाओ तो आपके पास मिलेगा 11। तो आपके पास काम कितना बच गया? 22, 11 नहीं 22 काम आपके पास बच गया 22। अब इस शेष काम को सी अकेला करता है 11 डेज में, तो सी करता है 22 काम, सी करता है 22 काम को 11 डेज में। किसी भी व्यक्ति को आपको क्षमता निकालनी है तो आप क्या करेंगे? टोटल काम को उस व्यक्ति के दिनों से भाग कर देंगे। भाई कोई व्यक्ति 20 एप्पल खाता है 10 डेज में, तो 20 एप्पल को आप 10 डेज से भाग कर दो, तो क्या क्षमता आ गई इसकी कि 2 एप्पल खाता है एक दिन में। तो यहाँ पे 22 काम करता है सी 11 डेज में, तो 11 से भाग कर देंगे आप, तो 11 दूनी 22। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 2 वर्क पर डे। अब इसने कहा आपसे कि सी अकेला उस काम को करने में कितना दिन लेगा? काम कितना है? 48, तो सी को करना है 48 काम, और सी की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से भाग कर दो आप, तो कितना आ गया? 24। तो इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये बोला आपसे 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे पर डे काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 आवर्स पर डे काम करके उसी खेत को कितना दिन में जोतेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? पहले सबसे पहले भाई आपको टाइम एंड वर्क के सवाल में 2 बात पहले याद रखनी है कि कुल काम आपके पास में हो, और दूसरा आपको व्यक्ति की क्षमता आपके पास में हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये कह रहा 18 आदमी अथवा 36 लड़के, इसका मतलब है कि ये अथवा का मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि 18 जो मैन है ये किसके बराबर है? 36 बॉयज के बराबर है। तो यहाँ से इफिशियंसी मिल जाएगी आपको 1 और 2, तो m/b कितना आ गया आपके सामने? 2/1। इसका मतलब क्या हुआ? मैन की क्षमता कितनी है? 2, और बॉयज की क्षमता कितनी है? 1। अब आपको निकालना है टोटल काम कितना है। तो आपकी इच्छा यहाँ पे, आप यहाँ पे आदमी का भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे बॉयज का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे आदमी का। तो 18 आदमी, एक मैन करता है एक दिन में 2 काम, तो 18 आदमी एक दिन में करेंगे 36 काम। इसके अलावा 18 आदमी 6 घंटे पर डे काम करते, यानी कि एक व्यक्ति एक आदमी 2 काम करता, तो 18 आदमी एक दिन में 36 काम करते, और पर डे 6 घंटे काम करते, और पर डे 6 घंटे काम करते हुए एक खेत को 24 दिन में ये जो है जोतते हैं। तो 24 से आप कर दो गुना, ये मिलेगा आपको टोटल काम। अब इस काम को करना है, ये इस काम को कौन करेगा? 24 आदमी 24 लड़के, और 9 आवर्स पर डे काम करेंगे, 9 घंटे। तो ये कह रहा है इस काम को इतने व्यक्ति मिलकर अगर 9 आवर्स पर डे काम करें तो कितना दिन लगने वाले? तो 24 आदमी 24 लड़के,
तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करता, तो 24 आदमी एक दिन में 48 काम करेंगे, प्लस एक लड़का एक दिन में 1 काम करता, तो 24 लड़के एक दिन में 24 काम करेंगे। ये आ गया दोनों का एक दिन का काम। 24 आदमी 24 लड़के मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, और ये पर डे 9 घंटे काम करेंगे। अब इनको इस क्षमता से कितना दिन लगने वाले, आप मान लो डी डेज लगने वाले हैं, डी डेज। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप, ये कटेगा 9 से, 9 चौके 36, तो 4 6 24, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 24 इंटू 24 इजकल टू क्या मिलेगा आपको 48, 48 और 4 कितना हो गया 52 20 72 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो आप 24 थी 72 और 3 8 24, तो डी का मान कितना है यहाँ पे 8 डेज। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनू कोई डाउट आपका इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये बोला आपसे, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तब वह राशि क्या है? आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, और आपको एक बात का मालूम है प्रिंसिपल होता है कितना 100% अपने आप में। तो आप यहाँ पर देखो, अब इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका तरीका बहुत अच्छा, वो देख लो आप। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे, डिफरेंस आपको मिल जाए डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर CI एंड SI, तो हमेशा P आप यहाँ छापेंगे। प्रिंसिपल कितना होता है आपसे पूछा है, और P कितना आपको पता नहीं है, तो P छाप लेंगे। फिर आपका पहला काम क्या होगा, जो भी परसेंटेज की रेट होगी उसका आप बनाओगे फ्रैक्शन। तो 5% का फ्रैक्शन कितना बन गया 1/20। अब 2 साल की बात कर रहा, तो इस फ्रैक्शन को आप P में 2 बार गुना कर देंगे, यानी कि 1/20 इंटू 1/20। ऐसा करने से क्या होगा आपके साथ में, आपके साथ एक घटना घटेगी। वो घटना क्या होगी, वो घटना होगी यहाँ पे आपको मिलेगा 2 साल का अंतर बिटवीन CI एंड SI, और डिफरेंस क्या गिवन आपके पास 15 रुपये, तो इजकल टू आप कर देंगे 15। ये भी 2 साल का अंतर है, और ये भी 2 साल का अंतर है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का। तो P निकालना, तो P इजकल टू कितना आ गया 20 20 400 इंटू 15 चौका 60, कितना आ गया 6000 रुपये। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा 6000 रुपये। ये इसका तरीका था। इसका तरीका और भी था, रेट कितनी 5% आपके सामने। तो आपको इस बात का मालूम है, पहले साल का चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो और चाहे पहले साल का आपका साधारण ब्याज हो, हमेशा होता है इक्वल। आपका चक्रवर्ती ब्याज बढ़ना कहाँ से शुरू होता है, आपका सेकेंड ईयर से। तो पहले साल आपको 5% ब्याज तो मिलेगा, पक्की बात है, और ये 5% आपको सेकेंड ईयर ही मिलेगा, पक्की बात है। लेकिन ये हो गया आपका 2 साल का साधारण ब्याज, हमें निकालना पहले 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अब ये क्या होगा, इस 5% का ही 5% किसको मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि आप निकालने हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो 5% का 5% कितना होगा 0.25%। तो ये कंप्लीट क्या हो गया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, और ये क्या हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। तो आपका अंतर कितना आ गया 0.25%। ये आपका आ गया डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 2 ईयर्स। तो ये डिफरेंस आपका, लेकिन डिफरेंस है कितना 15 रुपये का। अब ये पॉइंट हटेगी यहाँ से, आपकी 2 जीरो बढ़ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद 25 ही कम 25 और 25 चौके 100, 15 चौका 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 60। आपको निकालना P है, P कितना होता है आपका 100%, तो 1 इंटू 100 कर दो आप, तो 100% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इधर भी आप 100 से गुना कर दो, तो 60 इंटू 100 कितना होगा 6000 रुपये। तो इसका राइट आंसर कितना बन गया 6000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल समझ गए होंगे, और जिसके बातें समझ में आ रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक एंड शेयर करेगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें आपके पास क्या गिवन है, ये पूछा आपसे, किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है साधारण ब्याज, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपकी रेट कितनी 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है आपका 1/8 फ्रैक्शन में। भाई 12.5% का मतलब क्या होगा 12 दूनी 24, एक 25 बट 2 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे बनेगा 200, 25 बटे 200 मतलब हो गया 1/8। अगर आप 8 रुपये कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 साल में ब्याज का 1 रुपया मिलेगा। और आपको इस बात का और मालूम है, साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है इक्वल होता है।
अगर 1 साल में आपको 1 रुपया ब्याज का मिलेगा तो 2 साल में आपको 2 रुपये ब्याज के मिलेंगे और 3 साल में आपको मिलेंगे 3 रुपये ब्याज के। तो यहाँ देखो आप, अगर 8 रुपये आपने कहीं पी, मतलब ये आपका है पी प्रिंसिपल लगाया, तो आपको 3 रुपये मिलेंगे ब्याज के। तो ब्याज के कितने मिलेंगे आपको? 3 रुपये। ये आपका आ गया ब्याज ऐसा ही। और ये कहानी क्या साल की है? 3 ईयर की। अब ये आपसे कह रहा 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है। मतलब कहने का ये है कि साधारण ब्याज और मूलधन का जो अंतर है वो 3500 रुपये है। अब यहाँ बताओ मूलधन कितना? 8 रुपये और आपका चलते हैं, चलो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप गैप देखो, गैप कितना है आपका? गैप आपका यहाँ पे है 5 रुपये का। मूलधन और साधारण ब्याज के बीच है 5 रुपये का अंतर, लेकिन पैसों में है कितना? रियल में 3500 रुपये का। तो 5 का मान कितना आ गया? 3500। तो 1 की वैल्यू कितने बन जाएगी? 700। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 700 रुपये। अगर 1 अनुपात का मान 700 है तो आपसे क्या पूछा? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कितना है? 3 अनुपात। तो 1 अनुपात का मान 700, 3 अनुपात का मान कितना हो गया? 7 या 2100। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 2100 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा आने वाला है? 6। इसमें आपसे कहा है एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है और 2/5 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितना परसेंट के लाभ पर बेचे जिससे कुल 9% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको भाई? आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि कोई आर्टिकल मानना पड़ेगा कि 2, 4, 10, 20 की आपके पास में आर्टिकल कितने हैं। अब आर्टिकल आप ऐसा मानेंगे जो आपकी वैल्यू 7 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। जो आपका फ्रैक्शन में नंबर होगा नीचे लिखा हुआ 5 और 7 है, तो ऐसा नंबर आप मानेंगे 7 और 5 से कट जाए। वो नंबर कौन सा होगा? 7 पंजे 35, 7 और 5 का एलसीएम। तो हम मान लेंगे हमारे पास में आर्टिकल कितने हैं? हमारे पास आर्टिकल है 35। अब हमारे पास 35 आर्टिकल है, ये हमने अपने पास से मान लिए। अब आप क्या करेंगे? एक व्यापारी कुल वस्तु का कुल वस्तु कितनी है? 35। कुल वस्तु का 1/7 भाग 35 का 1/7 कितना हो गया? 7 पंजे 35, 5 आर्टिकल हो गए। तो 1/7 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, तो इंटू कर दो आप 5% का प्रॉफिट। तो 5 5 कितना आ गया? 25%। तो आपको कितना लाभ प्राप्त हो गया? 25% लाभ तो आप कमा चुके हैं। अब कहानी आगे भी है। 2/5 भाग को 10% के लाभ पर बेचता, तो 35 का 2/5 कितना होगा? 5 सते 35 और 7 दूनी 14। तो आपके पास 14 आर्टिकल आपने बेचे हैं। कितना प्रॉफिट पे? 10 के प्रॉफिट पे। भाई 35 का 2/5 हो गया 14 आर्टिकल, और ये बेचे आपने 10% के प्रॉफिट पे। तो इसके आप गुना कर दो, 14 धाम कितना हो गया? 140। आपने कितना प्रॉफिट कमा चुके? 140 प्रॉफिट आप और कमा चुके। अब बात कर रहा आपसे शेष की। तो ये बताओ आपके पास टोटल आर्टिकल कितने हैं? 35। कुल आर्टिकल आपके पास 35 है। कितने आर्टिकल आपने सेल कर दिए? 14 5 कितना हो गया? 19 आर्टिकल। 19 आर्टिकल आप सेल कर चुके। तो आपके पास रिमेनिंग आर्टिकल कितने हैं? 16। आपके पास रिमेनिंग आर्टिकल बचे 16। तो 16 आर्टिकल को आप किस प्रॉफिट पे बेचेंगे ताकि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कुल 9% का लाभ हो। कुल का मतलब टोटल आर्टिकल पे, और टोटल आर्टिकल कितने आपके पास में? 35। तो हमें चाहिए टोटल आर्टिकल पे 9% का लाभ, 9% का। तो आप 35 में 9 से गुना करेंगे, 9 3 27, 270, 9 5 45, 270 और 45 कितना हो गया? 315। तो आपको चाहिए 315% का प्रॉफिट टोटल। 315 में से आपने कितना कमा चुके? 140 25 कितना हो गया? 165। 165% का प्रॉफिट आप कमा चुके हैं 315 में से। तो आपको और कितना प्रॉफिट चाहिए ये बताओ आप। तो 315 से आप घटाओ 165 को, तो आपको कितना मिलेगा? 65 5 70 35 कितना मिलेगा? 150। तो आपको बचेगा 150। तो आपका 150 का प्रॉफिट आपको और कमाना पड़ेगा। तो ये बताओ 16 में किस नंबर से गुना करता है कि आपको 150 मिल जा? भाई 16 में किस नंबर से गुना करता है कि आपको 150 मिल जा? तो आप वो नंबर फाइंड करने के लिए इस 150 को 16 से भाग कर देंगे आप। तो 150 को आप कर दो 16 से भाग,
तो क्या मिलेगा आपके सामने, 2 7 14 और 2 5 10, 2 8 16, 8 से भाग करो, 8 नहीं 72, 3 बचा आपके पास में, पॉइंट लग गई 30, 8 या 24 आ गया आपके पास, 6 8 7 56, 9.37, या इसको आप मान लो 9.5 के आसपास में। तो अगर आप 16 में 9.5 गुना कर देंगे तो अप्रोक्स वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 150%। तो इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 9.5%। ऑप्शन नंबर इसका होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। क्या आप सभी समझे? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ये बोला आपसे एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि होगी। जो पैसा था, जो टिकट का मूल्य था, पहला टिकट का मूल्य कितना है, 3 रुपए का, और आज टिकट कितने का है, 7 रुपए का। तो आज टिकट महंगा हो गया। अब होगा क्या, यहाँ से जैसे टिकट का मूल्य बढ़ेगा तो उससे एक घटना घटेगी। घटना कौन सी घटेगी, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम होगी। भाई जो दर्शक थे उसमें कमी आ गई। तो ये पूछ रहा आपसे कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। ये आपसे पूछ रहा जो आपकी इनकम है, इनकम आपकी किस अनुपात में बढ़ी या घटी है। अब यहाँ देखो, आप यहाँ छापेंगे आप प्राइस ऑफ टिकट। भाई एक टिकट का मूल्य में क्या घटना घटी, तो 3 रुपए की टिकट थी पहले, आज टिकट कितने की है, 7 रुपए की। और जो आपके नंबर ऑफ पर्सन है, जो व्यक्ति हैं, पहले जो दर्शक थे वो 16 थे, आज कितने, आज दर्शक है 13। अब ये बताओ, अगर 10 व्यक्ति कोई मेले में जाते कुछ देखने के लिए और एक व्यक्ति की टिकट 2 रुपए की है, तो इनकम कितनी होगी, 10 दूनी 20 रुपए की। सेम कहानी यहाँ पे है, 3 रुपए की टिकट है, जब लोग आते थे 16 व्यक्ति, तो 16 थी 48, आपको इनकम कितनी होती थी पहले, 48 रुपए की। भाई 3 रुपए की एक टिकट है, 16 व्यक्ति आते थे आपके पास में, तो 16 थी 48, पहले आपको इनकम होती 48 रुपए की। लेकिन आज कहानी बदल गई आपकी, आज टिकट है 7 रुपए की एक टिकट, और 13 लोग देखने आते हैं आपके, 7 की एक टिकट है, 13 लोग आते हैं, तो 13 से 7 कितना होगा, 91। तो पहला इनकम कितनी आपको 48 की, आज इनकम कितनी है 91 की। तो आपकी तो इनकम बढ़ गई भाई। तो किस अनुपात में बढ़ गई, 48:91। कहाँ मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसको आप करने की कोशिश करिए। ये बोला आपसे n संख्याओं का औसत, मतलब ये बोला आपसे n संख्याएं हैं। यहाँ पे n का मान क्या है किसी को मालूम नहीं है, तो यहाँ पे आप कितनी संख्या है अपने पास से x y z 100 200 500 आपकी इच्छा जो मानो, घर बैठ कर खूब मानो आप n का मान। तो n संख्याओं का जो औसत है 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि हो जा, अब संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, उसमें से बात कर दी ना 75% की, और शेष कितनी बची आपके पास, 25% संख्या बची। भाई जो भी संख्या होगी ना उसका 75% यहाँ पर आ गया, शेष बचा आपके पास 25%। इसका आप बनाओगे फ्रैक्शन और रेशो बनाओगे इसका आप, तो 25 से 75, 25 से कम 25। उसने कहा जो 75% संख्याएं हैं वहां में प्रत्येक में कमी होगी, कमी कितनी होगी, नहीं वृद्धि होगी आपकी 5 रुपए की, तो +5 कर दो आप। यहाँ प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि होगी और शेष में 8 की कमी होगी, तो -8। ओवरऑल क्या कहानी हुई है ये देख लो आप, 5 दिया 15 और 8 ही कम -8, तो पूरी कहानी में क्या बदलाव आया आपके पास, +7। यानी कि जो भी आपके पास संख्याओं का एवरेज होगा उसमें 7 की वृद्धि होगी, 7 रुपए की। अब 7 रुपए आपके जितनी भी संख्या है सभी में इक्वल बटेंगे। संख्याएं कितनी है, 3 और 1 4, संख्याएं आपके पास है 4, तो 4 जगह आपको 7 रुपए डिवाइड करने हैं। ये जो 4 लोग हैं उनकी जेब में 7 रुपए बटने हैं, तो 7 को आप 4 से भाग कर दो, तो 4 ही कम 4, तो कितना बचा आपके पास 3, फिर 0 लगी, 4 7 28, 4 5 20, तो सभी की जेब में ना 1.75 पैसा बढ़ जाएगा। सभी की जेब में अब से पहला कितना है 36 रुपए, अब सभी की जेब में कितना डल गया 1.75, तो 36 + 1.75 तो कितना बन गया 37.75। ऑप्शन नंबर इसका होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया राइट आंसर, 37.75। उम्मीद करता हूं आप सवाल को समझ गए होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल करते रहिए, मौज लेते रहिए।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ये कह रहा चीनी की कीमत में प्रति किलो 25% की कमी के कारण राधा 1200 रुपये में 10 किलो अधिक खरीद पा रही है। चीनी का वास्तविक मूल्य कितना वास्तविक मूल्य प्रति केजी कितना है। भैया क्या होता है ना, आपका रेट घटते ही आपके क्या आते हैं, मजे आते हैं आपके। भैया आप खुश होते हैं सबसे पहले तो। तब यहाँ कहानी क्या है, चीनी कीमत में 25% ही कमी आ गई। इसके भी तरीके कहीं हैं। सपोज दैट ऐसा मान लो आप, भाई 25% किसी भी आर्टिकल, किसी भी वस्तु दुनिया में आप चले जाओ, अपने आप में कितना होता है उसका मूल्य 100%। यहाँ 25% कमी आई, जैसे ही मूल्य में 25% गिरावट आई, डाउनफॉल हुआ, तो आपको कितना अधिक मिल गया, आपको 10 किलो चीनी अधिक आ गई। हम क्या करेंगे, हम चीनी बिल्कुल फ्री कर देंगे। तो फ्री का मतलब पूरा 100% को फ्री करना। तो 25% से 100% पर आपको आना है। तो 25 चौके 100, इस 4 से आप 10 में गुना कर दो, तो 10 चौक 40। इसका मतलब क्या हुआ, चीनी बिल्कुल फ्री करने पर आप 40 किलो चीनी लेकर आओगे। कितने पैसे में, 1200 रुपये में। तो आज का प्रेजेंट टाइम का मूल्य कितना है चीनी का, आप वो निकाल लेंगे। तो 1200 रुपये में आप लेकर आते हैं आज 40 किलो चीनी। तो 40 से आप भाग करेंगे तो कितना आ गया, 30 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, आज का मूल्य जो घटा हुआ मूल्य है, भाई प्रेजेंट टाइम में क्या मिलेगा आपको, घटा हुआ मूल्य है। कितना है, 30 रुपये। लेकिन आपका जो प्राइस डाउन हुआ है ना, आपसे पूछा है वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक कैसे निकालेंगे, यानी कि यह बात कर रहा है आपसे घटने से पहले वाला मूल्य क्या था। तो 25% की मूल्य में कमी आई, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। कमी आई तो माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या था कि अगर पहला 4 रुपये है किसी वस्तु का रेट, तो आज कितना है 3, और 3 का मान कितना है 30, तो 1 का मान कितना आएगा 10। तो जो आपका वास्तविक मूल्य था वो कितना है 4, तो 1 का मान 10, 4 का मान कितना आ गया 40। तो जो पहले वाला मूल्य था वो आपका था 40 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। या आप इसे ऐसा भी कर लेंगे, जिस अनुपात में आपका प्राइस घटता है उसी अनुपात में आपका कंजप्शन बढ़ता है, या जिस अनुपात में आपका प्राइस बढ़ता है उसी अनुपात में आपका कंजप्शन घटता है। भाई आपको पहले भी 500 रुपये खर्च करने हैं, आज भी 500 रुपये खर्च करने हैं। कोई चीज़ आपकी महंगी होगी तो आप 500 में आज कम लेकर आओगे, कोई चीज़ आपकी सस्ती होगी तो आज 500 में आप अधिक लेकर आओगे। जिस अनुपात में पैसा गिरेगा आपका कंजप्शन उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देखो 25% का फ्रैक्शन है 1/4, मतलब प्राइस अगर पहला 4 रुपये है तो आज कितना है 3। तो कंजप्शन में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, प्राइस का उल्टा, जो प्राइस का अनुपात है इसके अनुपात का उल्टा हुआ कंजप्शन का अनुपात, 3:4। पहला आप लेकर आते थे 3 केजी, तो आज आप लेकर आते 4 केजी। ये सब कहानियां अनुपात में। तो आज अनुपात में आप लेकर आते हैं 1 अनुपात अधिक। रियल में कितना अधिक लेकर आ रहे हैं आप, 10 केजी। तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा 10 केजी। हमें प्राइस निकालना है वास्तविक वाला, पहले वाला। तो पहले वाला कहाँ मिलेगा, इस साइड में। तो 1 का मान 10, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 30 केजी। इसका मतलब क्या हुआ, जब पहले आप 1200 रुपये खर्च करते थे तो आप 30 केजी चीजें लेकर आते थे आप, तो प्राइस क्या होगा, आपको निकालना है 1 केजी का प्राइस। तो 1200 रुपये में आप लेकर आते थे पहले, आप लेकर आते थे पहले कितना 30 केजी। तो 30 से आप भाग कर देंगे तो कितना मिल गया 40 रुपये पर केजी। उम्मीद करता हूं आप सवाल अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में कर देगा उसको इस बार वर्दी लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करने की कोशिश करिए और आपके 5 सेकंड हो गए पूरे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा एक चुनाव में, ये तो क्वेश्चन भी आपका शायद मिस प्रिंट था, तो इसे आगे देखते हैं बाद में। क्वेश्चन में देखो आप 11, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर शेषफल 2 रहता है। तो यहाँ कहानी क्या है, भाई कोई संख्या आपके सामने है, अगर उस संख्या को आप भाग करेंगे 12 से, 21 से, 35 से, तो आपको 2 रिमाइंडर बचेगा। कहने का मतलब ये है अगर हम उस संख्या में से 2 कम कर दें तो वो संख्या इन नंबर से सभी से कटेगी। तो यहाँ पे आपसे वही नंबर पूछ रहा हो। तो 212 का आपके पास नंबर है, एक नंबर आपके पास कितना है 844 है, एक नंबर आपके पास कितना 422 है, और एक नंबर आपके पास कितना 632 है।
तो जो भी ये संख्या होगी ना, दो कम करने पे इन सब से कटेगी, तो हम सभी के दो कम कर देंगे, सभी के दो कम कर देंगे। ये बन जाएगा 210, माइनस दो कर दो आप, ये बन जाएगा आपका 842, माइनस दो कर दो, ये बनेगा आपका 420, और यहाँ माइनस दो कर दो आप, तो क्या बनेगा आपके यहाँ पर 630। अब ये बताओ, ये संख्या दो कम कर दी, यानी कि जो भी संख्या होगी इनमें से वो इन सब से कटेगी। अब एक बात तो बताओ, जो संख्या कटेगी 12 से, वो संख्या 4 से पक्का कटेगी, क्योंकि 12 के अंदर आपका 3 भी है 4 भी है, और 4 से आपकी वही संख्या कटती जिस संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से कट जा। अब यहाँ पर 30 है, क्या 30 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये तो भारी हो गया ऑप्शन से, रेस से। आप गए आप 10 के पास में, क्या 10 4 से कटेगा भी जीवन में? कभी नहीं कटेगा, तो ये बाहर हो गया। आप गए 42 के पास, क्या 42 4 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। 42 4 से कटेगा? कैसे कटेगा 4 से 42? कभी नहीं कटेगा, तो ये भी बाहर हो गया। अब इस भाई साहब की बन गई मजबूरी, ये चिल्ला चिल्ला का बोल रहा है मैं ही आंसर हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोला क्वेश्चन आपका 12 है। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट परसेंटेज देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके। जो प्रॉफिट उसको होता है पहले, तो सीपी बढ़ने के बाद भी वो चाहता कि उतना ही प्रॉफिट हो मुझे। तो कहानी क्या है, अगर आप 100 में से डिस्काउंट को आप करेंगे माइनस, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? सीपी मिलेगा। तो डिस्काउंट कितना? 20% का, तो 100 माइनस 20 तो कितना आ गया? 80। ये क्या मिलेगा हमेशा आपको? सीपी। अगर 100 में आप जोड़ देंगे प्रॉफिट को, तो क्या मिलेगा हमेशा आपको? एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य। तो 100 प्लस 24 कितना हो गया? 124। ये आपका आ गया एमआरपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल रेट प्राइस और मार्केट रेट प्राइस। चलते हैं आगे। इसका बना हुआ फ्रैक्शन, तो क्या बनेगा यहाँ पर? अनुपात, रेशो बनाओ इसकी आप, रेशो। तो 20 बनेगा यहाँ पर आपका, और 4 त्यौहार 4 एकम 4, तो 20 और 31 क्या आ गया? रेशो आ गया। अगर आपका सीपी 20 है तो एमआरपी आपका 31 है। अब ये कह रहा आपसे, यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, लागत मूल्य कितना? 20 है, और 20 का 10% कितना है? 2 रुपए। अब 2 की क्या होगी? वृद्धि। तो 20 और 2 कितना हो गया? 22। तो आज का आपका जो सीपी है वो 22 है, तो नया सीपी कितना आ गया आपका? 22। अब ये क्या चाहता? इसकी एक इच्छा भी है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इच्छा क्या इसकी? कि उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट देना चाहिए ताकि पहले की तरह का लाभ समान अर्जित किया जा सके। पहला कितना प्रॉफिट इसको होता? पहला इसका प्रॉफिट है 24% का। हमेशा आप एक बात और याद रखेंगे, कौन सी बात है? कि प्रॉफिट या लॉस आप काउंट कहां करेंगे? आप सीपी पे। तो उसका प्रॉफिट हो चाहिए उसको आज भी 24% का। तो आज का सीपी कितना है? 22%, और 22 का 24% कितना बैठेगा ये निकालना आपको। तो 22 का 24%, 24 दूनी 48 8, और 24 दूनी 48 4 कितना हो गया? 52। तो इसका 24% कितना हो गया? 5.28। ये प्रॉफिट है, तो इसको आप इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 22 5 27, 27 पॉइंट कितना हो गया? 28। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया है नया सेलिंग प्राइस। हमेशा आप डिस्काउंट कहां देते हैं? एमआरपी पे। यानी कि 31 रुपए वाली वस्तु आज आपको बेचनी पड़ेगी 27.28 में। क्यों बेचनी पड़ेगी आपको इसने में? क्योंकि आपको 24% का प्रॉफिट भी चाहिए जो पहले आपको मिलता था। तो कितना डिस्काउंट दोगे आप इस पे? कितना डिस्काउंट करेंगे इसमें आप? 31 माइनस 27, नहीं 28, तो कितना होगा? 3। तो यहां आपके पास कितना बचेगा? 28 2 30, यानी कि 3.72। तो आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा 3.72 का। अब वो डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा आपसे, तो सी एमआरपी कितना है आपका? रियल वाला 31, और डिस्काउंट कितना करना पड़ेगा आपको 31 पे? 3.72 का।
परसेंटेज की बात कर रहा आपसे, तो इंटू आप 100 कर लेंगे और इस 100 से आपकी 2 पॉइंट भाग गई। अब 31 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 एकम 12, 12 या 36 और 1 37। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 12%। सवाल आपका ठीक ठाक हिसाब किताब था सवाल का, लेकिन फिर भी बहुत ठीक हो गया, कोई ज्यादा बड़ी गुनाहबाग इसमें करनी नहीं पड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। ये बोला आपसे एक छात्र ने 8 पेन की दर से 24 में पेन का बॉक्स खरीदा और उन सभी को 9 पेन की दर से 45 में बेच दिया, रुपए 45 में। इस लेन देन में उसको 240 का फायदा हुआ। बॉक्स में कितने पेन थे? तो ये आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप पहले सीपी निकालेंगे एक पेन का, फिर आप निकालेंगे एक पेन का सेलिंग प्राइस, फिर वहां से आप प्रॉफिट काउंट कर लेंगे और उस प्रॉफिट को आप 240 के इक्वल रख देंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। अब 8 पेन 24 रुपए में, तो एक पेन कितना हुआ? 3 रुपए का। तो सीपी कितना आ गया? सीपी ऑफ 1 पेन कितना आ गया? 3 रुपए, 3 रुपए। अब बताओ 9 पेन 45 में बेच रहे हैं आप, तो एक पेन कितने का हो गया आपका? 5 रुपए। तो एक पेन आ गया 5 रुपए का। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? प्रॉफिट आपको हो गया 2 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए का। अगर एक पेन आप सेल करते हैं, खरीदने के बाद आप सेल करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है 2 रुपया का। तो प्रॉफिट है 2 रुपए का, लेकिन रियल प्रॉफिट कितना आपके पास में? 240 का। तो एक का मान कितना आ गया आपके पास? 120। तो आपके पास बॉक्स में कितने पेन थे आपके पास? 120। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे लिखा है, आपसे पूछा है एक व्यक्ति ने आय का 65% मद ए और बी खरीदने पर खर्च किया और शेष राशि उसकी बचत राशि है। मतलब टोटल इनकम कितनी होती है व्यक्ति की? 100%। अब 65% खर्च कर चुका वो ए और बी पे, तो उसके पास सेविंग कितनी बची? 35%। तो आपसे 35% की वैल्यू पूछ रहा। पहली बात तो ये, जो भी इसका आंसर होगा उसमें 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमें निकालना है 35% की वैल्यू। और 35 में क्या है? 7 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ 5 सब में है। तो 7 किस में वो चेक कर लो आप भाई। 7 से कभी नहीं कटेगा जीवन में, आप कितना काटो जाओ उसको, ये भी कभी 7 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28, ये कभी नहीं कटेगा, इसकी मजबूरी कटेगा ही नहीं है। क्या 25 से कभी 7 से कटेगा? 7 या 21 40, 7 5 35 कभी नहीं कटेगा। 7 या 21 और 7 3 63। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया राइट आंसर। तो ऐसा करते हैं ऑप्शन से सवाल लोगों, यही तो होते हैं सेकंड वाले सवाल। चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो व्यक्ति ने खर्च कर दिया 65% ए और बी पे। तो खर्च क्या है? 65% ए और बी पे परसेंटेज में। यो खर्चा किस में है? परसेंटेज में। भाई दो तरह के आपके पास होते हैं नंबर्स, एक होता है परसेंटेज में, एक होता है आपका रियल में। तो रियल में कितना खर्चा किया? ए पे खर्च किया 1800 रुपए का और बी पे खर्च किया है 3270 रुपए का। तो 3270 प्लस 1800 कितना हो गया? 5070। भाई 1800 प्लस 200 तो ये हो गया 5070। अब यहां क्या करेंगे आप? 5 से काटेंगे, 13 पंजे 65, इसको भी आप 5 से काटो, तो ये बन गया आपका 1017। 13 1 जा 13, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो एक अनुपात का 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 78। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो अब आपको निकालना क्या है? वो पूछ रहा उसकी बचत राशि कितनी है, और बचत राशि कितनी है? 35%। तो 35% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 1% का मान कितना है? 78। तो 35% का मान कितना होगा? तो 35 में आप 1% की वैल्यू की गुना कर दो आप, तो 35 इंटू 78। तो गुना करके आप देख लो 1,00,000% आपको यही मिलेगा 2730। मैंने गुना कर दी इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट आपका हो तो कमेंट में आप छाप देना।
उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, ये कह रहा उन 3 अंकों की संख्याओं का औसत है जिनमें तीनों अंक समान हैं। दुनिया में सिर्फ 9 ही संख्या ऐसी हैं जो सेम अंकों की 3-3 नंबर की बन सकती हैं। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं आपके सामने? वे संख्याएं आपके सामने है 1, संख्या आपके सामने 1 1 ट्रिपल 1, आपके पास 222 वे संख्या हो जाएगी, 333, उसके बाद 444, इसके बाद 555, इसके बाद 666, इसके बाद 777 और इसके बाद 888, इसके बाद 999। दुनिया में और कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो सेम डिजिट रिपीट होता है तीनों की बन सके। इस तरह से अब आपको क्या निकालना है? एवरेज। और एवरेज इजकल टू होता क्या आपका? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कर दिया आपने, पद है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका सम निकाल के आप पदों की संख्या से भाग कर देंगे। पदों की संख्या कितनी मिलेगी आपको? 9। अब ये बताओ इनका सम कितना होगा? 4995। अगर आप जोड़ देंगे आपको मिलेगा 4995। तो इनका सम आएगा 4995। और पद कितने आपके पास? 9। तो 9 से आप भाग कर देंगे। अब भाग करो 9 से, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा? 555। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, और ये हो गया मिस प्रिंट। ये आपका है 4√2। ये कह रहा आपसे एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो इसमें आपके पास दो क्या है? 2 वर्ग हैं आपके पास, 2 स्क्वायर्स। तो 2 वर्ग आप बनाओगे यहाँ पे 1 और 2। यहाँ 2 वर्गों की बात कर रहा आपसे। वो कह रहा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यही मान लो कि यही वो वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा हो। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। यानी कि दूसरे वर्ग से तुलना कर रहा है। और इस वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है? 4√2। और इसका जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 5 गुना है इसका एरिया। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इसका एरिया आप निकालेंगे और उस एरिया का 5 गुना कर देंगे तो इसका मिल जाएगा। इसका जैसा आपको एरिया मिलेगा तो इसकी आप भुजा निकाल लेंगे, और जैसे इसकी भुजा मिल जाएगी आपको तो इसका आप विकर्ण बता देंगे। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, जहाँ पे ए क्या होता है? आपकी भुजा। तो इसकी भुजा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम क्या आपका? आप इसका निकालो एरिया, और इसका भी एरिया निकालने से पहले आपको भुजा निकालनी पड़ेगी। आपको पता होता है विकर्ण इक्वल टू क्या होता है आपका? √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, ये होता आपका भुजा। अब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो आप इसे ऐसा मान लो √2 इंटू भुजा। ये आपका है विकर्ण। लेकिन विकर्ण है कितना? 4√2, और √2 से √2 गया तो भुजा कितनी आ गई? 4। अगर किसी वर्ग की भुजा 4 है तो उसका एरिया कितना होगा? 4 चौक 16। भाई भुजा की पावर 2 कर दो, उसका एरिया मिल जाएगा आपको। और भुजा कितनी आ गई? 4, तो 4 चौके 16, तो इसका एरिया कितना आ गया? 16। और इसका जो एरिया है वो इसका है 5 गुना, तो 16 पंजे 86, नहीं 80, तो 16 पंजे कितना हो गया आपका? 80। तो इसका एरिया कितना है? 80। अगर इसका एरिया 80 है तो इसकी भुजा कैसे निकालेंगे आप? अगर आप किसी भी वर्ग की भुजा की पावर 2 कर देंगे तो आपको मिलेगा एरिया। अगर किसी भी वर्ग के एरिया का आप अंडर कर देंगे तो आपको मिलेगा उसकी भुजा। तो हम क्या करेंगे? इस 80 का कर देंगे अंडर रूट, तो हमें क्या मिलेगी? भुजा मिल जाएगी यहाँ पे। अब भुजा क्या मान रखी आपने? इसकी ए। अब 80 को आप डिवाइड कर देंगे, हम इसे यहाँ नहीं छापते, हम यहाँ छापेंगे। भाई इसका जो एरिया है, एरिया इसका मिला आपको 80, 16 पंजे 80, इसका एरिया मिलेगा आपको 80। अब पहला काम इसकी भुजा पता करना। तो एरिया होता है भुजा की पावर 2,
वो कितना मिल गया आपको 80। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप दोनों साइड में कर देंगे अंडर रूट, इससे ये गया तो ए का मान कितना आ गया √80। 80 को आप क्या छाप सकते हैं, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो 16 का 4 कूद के बाहर निकल जाएगा, तो 4 बाहर गया, अंदर क्या बच गया 5। तो ए कितना आएगा 4√5। अगर इसकी भुजा 4√5 है तो इसका विकर्ण कितना होगा √2 इंटू ए, और √2 इंटू ए का मान कितना आपके पास में 4√5, तो 4√5 से आप गुना कर देंगे। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, √5 इंटू √2 तो कितना हो गया √10, तो इसका आ गया 4√10। तो इसका सही जवाब बन जाएगा 4√10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा आपके सामने 17, 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक भी करिए, एक अच्छा सा कमेंट भी करिए। इसमें लिखा आपका दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 2% और Q के 2% का योग, P के 2% और Q के 6% के योग का 2/3 है। तो P के 2 गुना से Q का 5 गुना का अनुपात पूछा आपसे, तो आप क्या करेंगे। ये कह रहा P और Q इस प्रकार है कि P का 2%, तो P का 2% हो गया 2P। फिर का आपसे Q का 2%, तो Q का 2% हो गया आपका 2Q, और इनके योग की बात कर रहा, तो जोड़ दो इनको आप। हमने समझ 100 क्यों नहीं लिया, 100 इसका आएगा बेस में, भाई दोनों के नीचे 100 आएगा तो 100 बन जाएगा बेस में, और इधर भी जब आप नंबर छापेंगे छाप ही लो आप इसे 100 इजकल टू। कहानी क्या है दूसरे वाली, P का 2% तो कितना छापेंगे आप 2P। फिर कहा Q का 6% तो 6P छापेंगे, नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 से आपका 100 गया। और ये जो योग है, ये जो है ना आपका, इसके योग का 2/3 है, 2/3 का मतलब 2/3। अब ये 3 कहाँ पहुंचेगा, इसके साथ पहुंचा गुना में, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा कितना 6Q इजकल टू कितना हो गया आपके सामने 2 2 जा 4P, और 2 6 जा कितना हो गया 12P। अब क्या होगा, ये P इस साइड आएगा तो 4P घटेगा यहाँ से, तो आपके पास बचेगा 2P इजकल टू 6Q आपका यहाँ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 12Q है आपके पास, यहाँ भी आपके पास Q है, आपको बोला ही नहीं अभी तक। तो 6Q पहुंचेगा माइनस में, आपके पास बचेगा 6Q। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो P/Q कितना आ गया आपके पास 3/1, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो Q का मान कितना आ गया आपके पास 1। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, P का 2 गुना, तो 3 दूनी 6 कर दो आप, और फिर का आपसे Q का 5 गुना, तो 5 ही कम 5, तो अनुपात कितना आ गया 6:5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट जवाब आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसे आप करने की ट्राई करिएगा। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, हल्के फुल्के सवाल करके आप खुश हो जाओ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपके सामने 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर आने वाले हैं, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन इजी होंगे, 5 आपके होंगे मीडियम, 5 आपके ठीक ठाक लेवल के होंगे। तो जो 5 क्वेश्चन आपके आसान है वो तो आपके सभी कर पा रहे होंगे, और जो 5 मीडियम है वो भी जनरली लोग कर पा रहे होंगे। जो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे ठीक ठाक लेवल के, जो उन्हें कर लेगा वही वर्दी पहन लेगा। तो चलते हैं, ऐसा करते हैं सोल्व। ये लिखा आपका 8/3। पहली बात यहां जाओ आप, ये आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, इसके पहले आपका वी भी होता है, और वी का मतलब होता है वर्नाकुलर, मतलब बार, तो BORDMAS। बी का मतलब आपका होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, और इसका एक मतलब होता है आपका का, इन दोनों का मतलब होता है आपका गुना। फिर आपका होता है डिवाइड, उसके बाद होता है आपका मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका आता है एडिशन, फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये जो भी कहानी लिखी है आपके सामने, इसमें अगर कहीं भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे,
अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद आप कहीं पे ऑफ या का लगा हुआ, तो सबसे पहले आप ऑफ या का सोल्व करेंगे। जैसे ही ऑफ या का सोल्व हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। कहीं पे डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड नहीं है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई कहीं पे है तो कर देंगे, अगर नहीं है तो आप एडिशन कर देंगे। अगर एडिशन कहीं है तो कर देंगे, अगर एडिशन नहीं है तो आप सीधा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, और सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ मिला आपको ब्रैकेट। तो सबसे पहला कोशिश करते हैं ब्रैकेट को सोल्व करने की। तो ब्रैकेट सोल्व कैसे करेंगे आप, ये है 3/5, ये है 1/2, इसका बेस सेम कर लो। यानी कि 2 तिया 6 और 2 पंजे आपका कितना हो गया 10, 5 ही कम 5 और 5 दूनी कितना हो गया आपका 10। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ बेस सेम हो गया, तो 6 से 5 गया 1, नीचे आपका 10 है, तो यहाँ से आपको मिल गया 1/10। तो ये आपका सोल्व हो गया। फिर आपका ऑफ लगा हुआ, तो आप ऑफ का मतलब होता है गुना, तो पहले जो ऑफ वाली कहानी है इसको सोल्व कर लो आप। 3 से कितनी बार गया, 2 बार, तो ये यहाँ पे क्या बन गया आपका 5/4 दूनी 8। तो यहाँ की आपकी कहानी बन गई 5/8। अब और कहीं कुछ है क्या ऐसा, और कहीं नहीं, तो इसे सोल्व करते हैं। बताओ, ये ऑप्शन यहाँ छाप दिए, चलो करते हैं सोल्व इसको। ये आपका आ गया यहाँ पे 8/3, फिर आपका डिवाइड, यहाँ पे क्या आ गया आपका 5/8, फिर आपका यहाँ पे लिखा है प्लस 4/9, फिर आपका लिखा है डिवाइड, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/10, फिर आपका क्या है गुना 9/25, फिर आपका 9/25, फिर आपका कितना है प्लस, प्लस कितना है 3/5, फिर आपके सामने गुना है 4/9, फिर आपके सामने क्या है माइनस 4/9 और डिवाइड 2/3। तो ब्रैकेट भी गया, ऑफ भी गया, अब डिवाइड की बारी है। तो जहां भी डिवाइड है अब डिवाइड सोल्व करेंगे। तो डिवाइड कहाँ कहाँ है, एक तो आपका डिवाइड ये रहा, एक आपका डिवाइड ये रहा, और एक आपका डिवाइड ये रहा। तो सबसे पहले आप डिवाइड की कहानी खत्म कर लो। आपको मालूम है कहीं पर अगर डिवाइड लिखा है, कहीं पे लिखा है एक्स डिवाइड बाई वाई, तो हम क्या करते हैं डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो भी डिवाइड करना होता है उसका आप कर देते हैं उल्टा। तो ये इसकी बात सेम ही है, यहाँ से आपको मिलेगा x/y, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ आपका x/1, तो x/y, बात आपकी क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे आप आ जाओ, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको आप डिवाइड को कर देंगे गुना में, और 5/8 को आप छाप लेंगे 8/5, तो 8 8 64, तो आपको मिल गया 64 बटे कितना मिल जाएगा आपको 8 8 64, और नीचे क्या मिलेगा आपको 3, 3/5 15, भाई 8 से 8 गुना कर दी 64, और 3×5 = 15, नीचे आपको मिलेगा 15। फिर यहाँ पर आ जाओ आप, अगर आप इसे गुना में चेंज करते तो ये आ जाएगा 1/10 का हो जाएगा 10/1, मतलब 10 आ जाएगा आपका ऊपर। अगर 10 ऊपर हो गया तो पहली बात तो इस 9 से इन हो गया, और 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो ऊपर कितना आ गया 4 दूनी 8, 8/5, तो यहाँ बच गया आपका प्लस 8/5। फिर कहानी आगे लेके चलो आप थोड़ी सी, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पाएंगे आप 3 तिया 9, तो यहाँ आएगा 4/15, तो कितना हो जाएगा प्लस आपका 4/15। फिर कहानी क्या है माइनस वाली, माइनस वाली कहानी आपकी, तो यहाँ पे अगर आप इसे 2 से नहीं कटेगा, ये इसे आप पलटना पड़ेगा इसको आपको, यानी कि यहाँ पे इसे आप गुना करेंगे डिवाइड को, और इसे छाप लेंगे आप 3/2। जैसे आप 3/2 छापेंगे तो 2 से 2 गया, ये गया 2 टाइम, और 3 से 3 तिया 9, तो आपके यहाँ पे क्या बन गया 2/3, तो यहाँ आ गया आपका माइनस का 2/3। अब पहला काम क्या करेंगे आप, बेस सेम कर लेंगे। बेस में सब जगह 15 15 आपको सबसे बड़ी संख्या मिल रही, तो इस 5 को आप बनाओ 15, तो आप क्या करेंगे फिर से, भाई यहाँ देखो आप 3 8 24 और 3 5 15, यहाँ भी 15 आपका, देखो यहाँ पे 5 दूनी कितना हो गया आपका 10, और 5 तिया कितना हो गया आपका 15। जब बेस आपका सेम होता है तो आप सीधा ऊपर वालों को ऐड करते हैं।
तो 64 24 कितना हो गया, 64 4 68 20 कितना हो गया, 88 4 कितना हो गया, 92। तो 88 4 92। अगर 92 से आप 10 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 82। और नीचे कितना आपके पास, 15। तो 82/15 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये कहाँ पे लिखा आपका, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। और हाँ, ये सवाल आपका आया हुआ है दिल्ली पुलिस में, आया हुआ है 2020 वाले में। तो ऐसे ही सवाल आपके सामने आने वाले हैं जो गुना भाग वाले होंगे, तो आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो आपको कहाँ मिलेगी, फोकस इंस्टीट्यूट पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपका लिखा है ए बी और सी की कुल मासिक आय 69,000 है। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, और जो सी नाम का व्यक्ति है वो अपनी आय का 92% खर्च करता। यदि उनकी मासिक सेविंग, जो मासिक बचत है, वो 15:11:10 के अनुपात में है, तो बी की मासिक सेविंग कितनी है। आपसे पूछा है सेविंग ऑफ बी, और मंथली पूछा आपसे वैसे भी। तो आप ये बताओ, आप यहाँ पे है 3 व्यक्ति, एक का नाम है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, तीसरा व्यक्ति है सी। तीनों की जो कुल मासिक आय है, मंथली इनकम है, वो है 69,000। ए अपनी आय का 70% खर्च करता। किसी भी व्यक्ति की आय कितनी होती, 100%। अब 100% में से 70% खर्च कर दिया ए ने, तो सेविंग कितनी है उसकी, 30%। तो परसेंटेज में ए की सेविंग है 30%, लेकिन अनुपात में कितनी सेविंग है इसकी, 15। तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि 30% का मान 15, तो इनकम कितनी होती है आपकी, 100%। तो आपकी इच्छा होगी यहाँ पे 100 सा गुना करने की, लेकिन जैसे आप यहाँ पर 100 सा गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 100 सा गुना करेंगे बी वाले में, फिर 100 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो आपके अनुपात में सब कट जाएंगे। तो इतना टेंशन नहीं लेने का। तो चलते हैं इसमें। फिर आपसे कह रहा बी, तो बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर 80% खर्च कर दिया तो बी की सेविंग कितनी है, 20%। तो बी की सेविंग है 20%। परसेंटेज में बी की सेविंग 20% है, रेशो में कितनी है, 11। तो 20% का मान कितना आ गया, 11। अब सी के पास पहुंचो। सी अपनी आय का खर्च करता है 92%। सबसे खर्चीला व्यक्ति कौन है, सी। अगर 92% खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी है, 8% की। तो सी की जो सेविंग है वो है 8% परसेंटेज में, लेकिन रेशो में कितनी है, 10%। तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहां से आपको क्या मिलेगा, भैया आप बैठ के देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको रेशो ऑफ इनकम। तो आप यहाँ पर रेशो ऑफ इनकम निकालेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 होता है, 2 5 10, 2 चौके 8 होता है आपका। अब क्या करेंगे आप, 2 का 20 का 4 का आप लेंगे एलसीएम। तो 2 और 20 4 का एलसीएम कितना आ गया, 20 ही आ गया। तो सब में आप 20 से गुना कर दो, यहाँ भी आप 20 से गुना कर दो, और यहाँ भी आप 20 से गुना कर दो। तो 2 ढाई 20, तो कितना आ गया, 10। 20 से 20 गया तो कितना बच गया आपके पास, 11। 4 पंजे 20, 5 5 कितना होता है, 25। 10 नहीं होता, तो अनुपात कितना आ गया आपका, 10:11:25। और तीनों की कुल मासिक आय कितनी, 69,000। इसको आप ऐड कर दो, 25 1 26, 36 कितना हो गया, 46। भाई 25 1 26, 36 10 46। तो इनकम इनकी कितनी आ गई, 46। अनुपात में इनकी इनकम है 46, अनुपात में 46 इनकी इनकम है, और रियल में इनकम कितनी इनकी, 69,000। तो 46 का मान कितना आ गया, 69,000। इस आप काटेंगे, 23 दूनी 46, और 23 से कितना होता है आपका, 69। तो 2 का मान कितना आ गया, 3,000। तो 1 का मान कितना आ गया, 1,500। तो 1 अनुपात का मान क्या आ गया आपके सामने, 1,500 रुपये। आपसे क्या पूछा उसने, आपसे पूछा है बी की मासिक बचत, और बी की मासिक बचत क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बी की मासिक बचत, पहले आप ऐसा एक काम करो, बी की आप निकाल लो इनकम। 1 अनुपात का मान 1,500, बी के पास कितना अनुपात है, 11। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 इंटू 1,500। तो 11 पंजे 55, और 11 कम 11 5 16। तो बी की इनकम कितनी आ गई, 16,500। भाई बी की इनकम कितनी आ गई, 16,500। उसने पूछा आपसे बी की मासिक सेविंग कितनी है, तो बी का मासिक खर्चा कितना है, 80%। जो बी नाम का व्यक्ति है 80% खर्च करता है एक महीने में। अगर 80% खर्च करता तो सेविंग कितनी करता, 20%।
तो इसका 20 निकाल दो। इसका 10% है 1650, तो 20 का मान कितना होगा 3300 होगा। तो बी इसका राइट आंसर कितना होगा 3300 रुपये। भाई 10% की वैल्यू 1650 है, तो बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1650 का दूना कर दो आप, क्योंकि 20% की सेविंग है, तो कितना आ गया 3300। तो इसका राइट सही आंसर क्या होगा 3300, 3300 रुपये की सेविंग आ गई। और अब ये आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कल करते हैं। तो कल प्रैक्टिस सेट आपका जो आएगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें आपके। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।